टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम में हम आपको पहला नंबर पढ़ाए थे, माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। पिछले क्लास में हम आपको पढ़ाए थे टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम में अगर आपको याद हो तो हम तीन तरीके को डिवाइड किए। पहला थे फिजिकल वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। सेकेंड किए थे हम लोग ओपन और क्लोज सिस्टम। और तीसरा हम बताए थे, तीसरा होता है मैन मेड सिस्टम। इस तीन कैटेगरी में हम सिस्टम को क्लासिफाई करते हैं। तो पहला माइक ऑफ कीजिए। अरे माइक ऑफ करो ना जी। एक तो सब जुड़ते रहता है, देखो बीच में क्लास पढ़ा रहे तब सब रिक्वेस्ट हो जाएगा। चलिए, हम टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ाए थे। टाइप्स ऑफ सिस्टम में हम तीन तरीके का सिस्टम बताए थे। पहला बताए थे फिजिकल वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम, सेकंड बताए थे ओपन और क्लोज सिस्टम, और तीसरा बताए थे मैन मेड सिस्टम, है ना। ये तीन तरीके का हम सिस्टम बताए थे, ठीक है। लेकिन मैन मेड सिस्टम के हम बारे में आपको बताए नहीं थे। उसके बीच में हम आपको सिस्टम मॉडल के बारे में बताने लगे। हम आपको बोले थे सिस्टम मॉडल को जानना जरूरी है। सिस्टम मॉडल, तो सिस्टम मॉडल में हम चार तरीके का मॉडल बताए थे। पहला मॉडल क्या बताए थे, याद है कि नहीं? आवाज आ रहा है कि नहीं? हेलो, यस सर, आ रहा है। यस सर। पूछ रहे हैं तो बोलते क्या नहीं? पूछ रहे हैं तो बोलना चाहिए ना। देखिए, सिस्टम मॉडल में हम चार तरीके का मॉडल आपको बताए थे। जो आदमी क्लास किए होंगे उनको पता होगा, ठीक है। चार तरीके का हम मॉडल बताए हुए थे। पहला मॉडल बताए थे स्कीमेटिक मॉडल, या हम लोग इसको हायरार्किकल मॉडल भी कहते हैं। सेकंड नंबर हम बताए थे फ्लो बेस्ड मॉडल, फ्लो बेस्ड मॉडल। तीसरा नंबर क्या बताए थे हम लोग, स्टैटिक सिस्टम मॉडल, स्टैटिक सिस्टम मॉडल। और चौथा नंबर बताए थे डायनामिक सिस्टम मॉडल, डायनामिक सिस्टम मॉडल। ये चार तरीके के मॉडल के बारे में हम आपको कल के क्लास में बता दिए थे, है ना। इसमें तीसरा नंबर जो है सिस्टम मैन मेड मॉडल, ये हम नहीं बताते। टाइप्स ऑफ सिस्टम में दो बता दिए थे, फिजिकल एब्स्ट्रैक्ट और ओपन क्लोज। उसके बाद हम सिस्टम मॉडल बताए थे, ये चारों मॉडल साथ हम बता दिए थे। तीसरा नंबर मैन मेड सिस्टम, जो आज की क्लास में पढ़ाना था, ठीक है ना। ये तक पढ़ाए थे ना सर स्टैटिक सिस्टम मॉडल तक बताए थे, डायनेमिक नहीं बताया। डायनामिक नहीं बताए थे? नो सर। ठीक है, चलिए डायनामिक आज हम बता देते हैं। टॉपिक नोट कीजिए, डायनामिक सिस्टम मॉडल। मॉडल, टॉपिक नोट कीजिए, डायनामिक सिस्टम मॉडल। हो गया? हो गया सबका कि नहीं? यस सर। ठीक है,
अब देखिए डायनामिक सिस्टम मॉडल, डायनामिक सिस्टम मॉडल क्या होता है? डायनामिक मतलब क्या होता है? जो टाइम टू टाइम चेंज करता रहता है, ठीक है। तो अगर इसको डिफाइन करना होगा डायनामिक सिस्टम मॉडल को, तो क्या डिफाइन करेंगे? डायनामिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा होता है ना। जैसे अगर हम किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में स्टैक एंड फ्लो की बात करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? टाइम टू टाइम स्टैक चेंज करते रहता है ना, स्टॉक, सॉरी स्टैक नहीं, स्टॉक, है ना। अगर हम स्टॉक एंड फ्लो की बात करेंगे तो किसी भी बिजनेस सिस्टम के अंदर में जो आपका स्टॉक है वो टाइम टू टाइम चेंज करते रहता है, फ्लो भी टाइम टू टाइम चेंज करते रहता है, करता है ना। जैसे अगर हम ई कॉमर्स साइट की बात करते हैं, ई कॉमर्स साइट की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? ई कॉमर्स साइट में क्या होता है कि अभी कुछ और चल रहा है, स्टॉक में कुछ और प्रोडक्ट है। जैसे स्टॉक में अभी 10 प्रोडक्ट है, हो सकता है अगले सेकंड वो स्टॉक आपका एम्प्टी हो जाए, है ना, स्टॉक खाली हो जाए, क्योंकि कोई कस्टमर अगर उसको बुक कर दिया तो, ठीक है ना। और फ्लो किसी समय हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर आवर होगा जिसमें पीक आवर होगा सिस्टम का, जिसमें सेलिंग जो है आपका काफी इंक्रीज कर जाएगा, वहीं दूसरा आवर होगा जिसमें सेलिंग आपका डिक्रीज कर जाएगा। मतलब ये जो है ना स्टैक एंड फ्लो ये कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है, ठीक है। तो ये हम एग्जांपल दे सकते हैं डायनामिक सिस्टम का, ठीक। तो डायनामिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो कॉन्स्टेंटली जिसमें चेंज हो रहा हो, ठीक है ना, उसको हम लोग डायनामिक सिस्टम कहेंगे। जैसे इसका एग्जांपल अगर हम लोग कह सकते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेंसेक्स आप लोग सुने होंगे, सेंसेक्स में कभी क्या होता है? निफ्टी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, तो सेंसेक्स भी एग्जांपल हो जाएगा आपका डायनामिक सिस्टम का। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें तो बताइए, और नहीं तो नोट कीजिए, लिखिए डायनामिक सिस्टम आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग सिस्टम। नोट कीजिए डायनामिक सिस्टम आर कॉन्स्टेंटली डायनामिक सिस्टम आर डायनामिक सिस्टम आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग सिस्टम। 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 For example, dynamic system are constantly changing system. For example, dynamic system are constantly changing system. For example, dynamic system are constantly changing system. For example, business organization. For example, business organization. For example, business organization, comma, Sensex, एक्सेट्रा etc. स्टैटिक सिस्टम में हम बताए थे, स्टैटिक सिस्टम क्या होता है? स्टैटिक सिस्टम में वो फिक्स सिस्टम होता है, उसमें कहीं कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। लेकिन डायनामिक सिस्टम में क्या होगा? टाइम टू टाइम चेंजिंग होते रहेगा। जैसे हम कल की क्लास में आपको बताए हुए थे, पिछले क्लास में, गैंट चार्ट, है ना। किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में मान लीजिए कि आपको टास्क दिया हुआ है, 3-4 टास्क दिया हुआ है ना। तो उस टास्क को कैसे परफॉर्म करना है, इसके लिए कंपनी में एक चार्ट बना के दे दिया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं गैंट चार्ट। उसमें ये डिफाइन रहता है कि इस जैसे कोई भी वर्क है, जैसे टास्क 1 है, तो टास्क 1 कब से लेके कब तक चलना है। हो सकता है डेट वाइज भी दे सकता है, और नहीं तो फिर मंथ वाइज भी दे सकता है। जैसे कल के क्लास में हम आपको बताए हुए थे, पिछले क्लास में, कि एक तरफ हम टास्क का नाम लिख दिए थे, दूसरी तरफ हम कैलेंडर जनवरी फरवरी करके लिख दिए थे, है ना। जैसे हम आपको लिखे थे उसमें कि 5, जैसे मान लीजिए 5 काम आपको कंपनी के अंदर में करना है, प्लानिंग है, रिसर्च है, डिजाइन है, इम्प्लीमेंटेशन है और फ्लो अप है, ठीक है, या इम्प्लीमेंट या आपको अपडेशन है, ठीक है। तो हम आपको बताए थे कि जैसे 15 जनवरी के अप्रॉक्स से लेके और मार्च के 15 तक आपका प्लानिंग गया हुआ है, तो उस पार्ट को हम कलर कर देते हैं 15 जनवरी से लेकर 15 मार्च तक। फिर रिसर्च है, रिसर्च का भी काम अगर फरवरी से लेकर मार्च तक गया हुआ है, तो फरवरी से मार्च की पीरियड को हम कलर करते हैं, इसको हम लोग गैंट चार्ट बोलते हैं, ठीक है। और वो एग्जाम्पल हो जाएगा स्टैटिक सिस्टम का। तो स्टैटिक सिस्टम में क्या होता है कि वो एक फिक्स रहता है ना, टाइम टू टाइम वेरी नहीं होता। मतलब एक बार अगर हम गैंट चार्ट का फॉर्मेशन कर दिए, तो अब जब तक मेरा टास्क कंप्लीट नहीं होगा तब तक मेरा वही चार्ट वही रहेगा, है ना। चार्ट में हम कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ अगर हम किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाते हैं, तो उसमें टाइम टू टाइम, मतलब सेकेंड टू सेकेंड, वो वेरी करते रहता है, चेंज करते रहता है। अगर हम उसके स्टॉक इन्वेंट्री की बात करेंगे, तो अगर हम सेंसेक्स की बात करते हैं, तो देखते होंगे आप पेपर में भी दिया होता है या ऑनलाइन भी शो करते रहता है, उसमें निफ्टी रहता है ना। तो वो अप एंड डाउन वो टाइम टू टाइम होते रहता है। तो वो भी आपका एग्जांपल हो जाएगा किसका? डायनामिक सिस्टम का, ठीक है। लिख लिए ना इतना कि नहीं लिखे हैं?
सब आदमी नोट किए जो हम बोल रहे थे कि नहीं किए हैं? यस यस सर, सर। हो गया सर। चलिए, अब नेक्स्ट नंबर है, थर्ड नंबर है मैन मेड सिस्टम। ठीक है ना, जो हम सिस्टम का टाइप बताए हुए थे उसी में तीसरा नंबर था मैन मेड सिस्टम। तो अब उसके बारे में लिखिए, थर्ड नंबर लिखिए। ये सिस्टम मॉडल था, ये कंप्लीट हो गया, 4 मॉडल है ना। अब टाइप्स ऑफ सिस्टम में पहला दूसरा पढ़ा चुके थे, तीसरा नंबर है मैन मेड सिस्टम। तीसरा नंबर टॉपिक डालिए मैन मेड सिस्टम। लिख लिए? लिख लिए? यस सर। मैनेजमेंट सिस्टम में हम बात करते हैं एमआईएस के बारे में। ठीक है, अब देखिए एमआईएस क्या है। एमआईएस का अगर हम फुल फॉर्म की बात करेंगे ना, मैनेजमेंट सिस्टम में हम लोग बताए, हम आपको बताए थे कि इसी को हम लोग एमआईएस भी कहते हैं। ठीक है, एमआईएस का फुल फॉर्म क्या होता है? एमआईएस का फुल फॉर्म क्या होता है? एमआईएस का फुल फॉर्म क्या होगा बताइए? अरे सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? बड़ा गुस्सा हमको आ जाता है। कम्युनिकेशन नहीं करोगे, सिर्फ चुप रहोगे तो ऐसे पढ़ाई होता है? जो पूछ रहे उसका आंसर करोगे ना जी। ऐसा गधा लोग। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। जो चीज हम पूछ रहे हैं अगर नहीं हम वन वे कम्युनिकेशन करोगे तो समझ में आएगा। हम जो बोल रहे हैं हो सकता है नेटवर्क का इशू होगा, क्लास में नहीं ना बैठे हो, है ना। कभी कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा तो हम कंटिन्यूअसली बोले ही जा रहे हैं, क्लास नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, क्लास से आउट अपने आप ये लॉग आउट हो जाएगा। इसीलिए जो भी टीचर पूछेंगे उसका आंसर करना चाहिए ना। अगर जान रहे तो हाँ सर जान रहे, नहीं जान रहे तो नहीं जान रहे सर, बात खत्म। तो फिर हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप लोग चुप रहिएगा, कुछ बोलिएगा ही नहीं, तो हम कैसे समझेंगे कि समझ में आ भी रहा है कि नहीं भी आ रहा है। हम जो बता रहे हैं ये आप नोट कर भी रहे हैं कि नहीं नोट कर रहे हैं। कुछ कम्युनिकेशन करोगे तब ना। हम वन वे कम्युनिकेशन कर देंगे फिर कुछ नहीं समझ में आएगा। ये ऑनलाइन है, ऐसे भी नहीं समझ में आएगा, थियोरेटिकल चीजें समझ गए। और कितना देख के पढ़ के लिख लीजिएगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। लिखने का तो बुक से बुक लिखा हुआ, बहुत सारा बुक है इसका जो लिखा हुआ, लेकिन बुक के पढ़ के ही जब समझना होगा तब तो आप समझ लिए होते। आपके पास बुक पढ़ा हुआ सिस्टम एनालिसिस डिजाइन का, लेकिन बुक्स तो आप पढ़ते नहीं होंगे। अगर हम उसको समझा दिए फिर दोबारा आप घर पे पढ़ेंगे, आपको अच्छे से सब टॉपिक समझ में आ जाएगा। लेकिन सवाल है कि पढ़ेंगे तभी ना। और क्लास में भी जब हो रहा है तो सोया हुआ है कि पता नहीं क्या कर रहा है, जब पूछ रहे हैं तो कुछ आंसर ही नहीं कर रहे हो। कुछ आंसर करोगे तभी ना सॉल्यूशन निकलेगा, हम जानेंगे कि हाँ तुम ये चीज जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो, है ना। इसीलिए जब भी पूछा जाए तो आप बताइए कि हाँ सर जान रहे हैं, हाँ सर नहीं जान रहे हैं, बता दीजिए सर। इतना बोलने में कुछ लगा हुआ तो नहीं है। और नहीं क्लास करना है तो ज्वाइन ही मत कीजिए, काहे के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, झूठ मूठ का टाइम खराब कर रहे हैं। अगर नहीं कुछ आपको कम्युनिकेट करना है तो क्लास से बाहर आप निकल जाइए, आपको इसमें ज्वाइन होने की जरूरत नहीं है फिर, अगर नहीं पढ़ना है तो। समझ गए ना, फॉर्मेलिटी नहीं करना है। फॉर्मेलिटी करके झूठ मूठ अपना भी टाइम बर्बाद कर रहे हो, हम लोग का भी कर रहे हो। समझ गए ना। अगर ज्वाइन हुए हुए हैं तो जो पूछा जाए उसका आंसर कीजिए। अगर नहीं जान रहे हैं तो बोलिए कि हम सर नहीं जाने, बता दीजिए। ठीक है ना, ऐसे कोई फायदा नहीं होगा ज्वाइन करके। चलिए, एमआईएस का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, नोट कीजिए। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एमआईएस का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नोट कर लीजिए, कॉपी में कहीं नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए। क्या होता है हम इसके बारे में बताते हैं आपको, क्या होता है, क्यों जरूरत पड़ती है इसकी, है ना। इसका क्या क्या कंपोनेंट होता है, सारा कुछ बताएंगे। एमआईएस का फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। हो गया अंशु, हो गया नोट?
यस सर। यस सर। चलिए, अब देखिए सबसे पहला बात है कि ये एमआईएस या मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है। ठीक है, इसमें तीन चीज के बारे में आप जान सकते हैं या तीन चीजों के बारे में पढ़ना होता है। सबसे पहला चीज है कि एमआईएस क्या होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। दूसरा नंबर है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, नीड ऑफ एमआईएस। ठीक है, तीसरा नंबर इसमें है कि क्या क्या कंपोनेंट इसका होता है ना, कंपोनेंट्स ऑफ एमआईएस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले जो एमआईएस का जो आपका पर्पस है एस्टेब्लिश करने का, वो ये है कि एमआईएस का काम होता है वेरियस सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट करना। ठीक है, डेटा को कलेक्ट करना और उसको एनालाइज करना, एनालाइज करने के बाद एक फाइनल रिजल्ट निकालना ताकि मेरा बिजनेस ग्रोथ हो। आप इस तरीके से समझिए, जैसे देखते हैं ना अलग अलग कंपनियां सर्वे कराती है ना, किसी भी चीज के बारे में सर्वे कराती है कंपनियां। क्यों कराती है सर्वे क्यों कराती है? जैसे आप लोग जानते होंगे कि पॉपुलेशन काउंट होता है हर 5 साल में, जनगणना होता है ना, आप लोग जानते होंगे। क्यों होता है? अगर नहीं किया जाए तो उससे क्या लॉस हो सकता है या क्या बेनिफिट हो सकता है? क्यों कराया जाता है जनगणना? राघव कुछ बोल रहे थे, क्यों कराया जाता है बताइए। सर हाँ बोलिए, क्यों कराया जाता है? सर सर पॉपुलेशन थी, जनगणना इसलिए कराया जाता है कि कितना संख्या बढ़ा घटा। ठीक है, आयुष बताओ। यही सर, मतलब कितना संख्या बढ़ा, सही बोला, यही होगा सर। हाँ, घटा बढ़ा ये तो ठीक है, लेकिन इससे फायदा क्या होगा, क्या नुकसान होगा अंशु? ये तो ठीक है, पॉपुलेशन हर 5 साल के बाद काउंट किया जाता है ताकि पता चल पाए कि एक्चुअल हमारे देश का पॉपुलेशन क्या है, या किसी स्टेट का पॉपुलेशन क्या है, या किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन क्या है, या ब्लॉक का कितना पॉपुलेशन है, या एक पर्टिकुलर पंचायत जो है उसका कितना पॉपुलेशन है। तो इससे फायदा क्या होता है करवाने से? सब पॉपुलेशन काउंट करवाने से फायदा ये होगा कि हमें डाटा मिलेगा कि कितने आदमी रहते हैं, उसी हिसाब से फंड कलेक्ट या मतलब कोई योजना चलाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसी के अनुसार गवर्नमेंट जो भी है ना वो प्लानिंग फिक्स करता है, योजना बनाता है। समझ गए ना कि किस तरीके से हमको प्लानिंग करना अगला 5 साल या फिर अगले 10 साल के लिए। ठीक है ना, इसके लिए जरूरी होता है पॉपुलेशन। ठीक इसी तरीके से एमआईएस जो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका काम क्या है कि वेरियस सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट करना और डेटा कलेक्ट करके उसको एनालाइज करना। ठीक है ना, एनालाइज करने से बिजनेस ग्रोथ में हेल्प मिलता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम किसी कंपनी की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी की बात करें, जैसे सैमसंग इंडिया कंपनी है, सैमसंग इंडिया लिमिटेड है ना, तो उसमें सर्वे कराने के लिए बहुत सारे एम्प्लॉय को हायर किया जाता है। ठीक है, तो सर्वे करने में क्या करता है, वो फीडबैक चेक करता है कस्टमर के, या ऑनलाइन भी देखते होंगे कि आप फीडबैक फॉर्म डाला रहता है कि अगर आप उस पर्टिकुलर चीज को यूज कर रहे हैं तो आप अपना फीडबैक दीजिए। जैसे आप कस्टमर केयर सर्विस सेंटर में जाएंगे ना, सर्विस सेंटर में आप जाएंगे या कस्टमर केयर से आप बात करेंगे तो देखते होंगे कि बात करने के बाद एक उधर से फीडबैक मैसेज आता है ना। या अगर कहीं भी आप सर्विसिंग, जैसे बाइक सर्विसिंग कराने जा रहे हैं या लैपटॉप में किसी का प्रॉब्लम आ गया, आप उसको सर्विसिंग कराने जा रहे हैं, है ना, तो जब आपका काम फिनिश कर देगा तो एक फीडबैक फॉर्म कहेगा फिल करने के लिए, है ना, जिसके बारे में पिछले दिन भी बात कर रहे थे। फीडबैक फॉर्म क्या होता है, वो आपसे डेटा ले रहा है ना, डेटा ले रहा है, फिर सारे जब कस्टमर से वो फीडबैक फॉर्म फिलअप करा लेता है, फिर उसको एनालाइज करता है, जो ये कस्टमर जो है मेरा किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है या निगेटिव फीडबैक दे रहा है, और फिर उसके बेस पे वो कंपनी के ग्रोथ के बारे में, अगर आप निगेटिव फीडबैक दे रहे हैं तो उस चीज को क्या करेगा, वो इम्प्रूव करेगा, है ना, इम्प्रूव करेगा ताकि फिर कस्टमर का वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम ना आए और कस्टमर के रेशियो में इंप्रूवमेंट हो जाए, है ना, कस्टमर दिन प्रतिदिन और कस्टमर उसे एड ऑन होते चले जाए। ठीक है, तो ये काम होता है एमआईएस का, समझ गए। एमआईएस मतलब है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका पर्पस क्या है एमआईएस का? एमआईएस का पर्पस है वेरियस सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट करना। वेरियस सोर्सेज, अब हो सकता है कि ग्राउंड लेवल पे कर सकता है वो, या हो सकता है कि इंटरनेट से कर रहा हो, है ना, या अलग अलग सोर्स हो सकता है, या हो सकता है किसी प्रीवियस डेटा का आप यूज करके भी आप उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे इंफॉर्मेशन को। ठीक है, तो ये अलग अलग सोर्सेज से हम लोग डेटा को कलेक्ट करके, जो भी एमआईएस का पर्सन रहता है वो उस डेटा को कलेक्ट करके अपने उसको एनालाइज करता है ताकि उसको बिजनेस ग्रोथ करने में हेल्प मिले। ठीक है, ये एमआईएस का पर्पस होता है। दूसरा नंबर है नीड ऑफ एमआईएस। अब इससे फायदा क्या होगा? पहला फायदा क्या होगा कि कोई भी डिसीजन लेने में, राइट डिसीजन लेने में आपके लिए वो हेल्पफुल होगा।
जैसे अगर कोई भी गवर्नमेंट बिना पॉपुलेशन काउंट किए हुए कोई भी डिसीजन ले लेती है, ठीक है ना। जैसे अभी बात कर रहा है पॉपुलेशन काउंट करने में, इसके कास्ट वाइज कर रहा है ना गवर्नमेंट। अभी सुने होगे तुम लोग, पेपर भी पढ़ते होगे, कास्ट वाइज पॉपुलेशन काउंट करने की बात चल रही है। इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा? क्या फायदा होगा गवर्नमेंट को? जैसे गवर्नमेंट को एक्चुअल पता चल जाएगा कि एससी कैटेगरी में कितने हैं, एसटी कैटेगरी में कितने हैं, या पर्टिकुलर कास्ट वाइज कितने हैं, तो फिर आगे का उस हिसाब से वो कुछ प्लानिंग तय कर सकता है, कुछ योजना बना सकता है, समझ रहे हैं ना। या अगर हम लोग अपने कॉलेज का ऐड अगर हम लोग कर रहे हैं, या कोई भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है जो ऐड करता है, आप लोग देखते होंगे कि फेसबुक पे भी उसका ऐड आजकल आ जा रहा है ना। आप फेसबुक स्क्रॉल करते होंगे, देखते होंगे कि वहाँ ऐड आ जा रहा है। आप ईमेल स्क्रॉल करते होंगे, देखते होंगे ईमेल में भी ऐड आ जा रहा है ना। वो क्या कर रहा है, वो ऐड डाल रहा है, उससे क्या बेनिफिट हो रहा है ऐड डालने से? वो डेटा कलेक्ट कर रहा है। आप उस पेज को लाइक कर रहे हैं, है ना, उस पेज में आप कुछ कमेंट कर रहे हैं, है ना, पॉजिटिव कमेंट हो या नेगेटिव कमेंट हो, जो भी आप कर रहे हैं, है ना, उससे उस कंपनी को बेनिफिट हो रहा है, उसका पेज ग्रो करता है। पेज ग्रो करता है तो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करता है ना। सोशल मीडिया बहुत सारा बन गया है अब तो। कोई पर्टिकुलर एक कंपनी खुलती है तो उसका सोशल मीडिया पे जहां भी है सारे जगह अकाउंट हम बना देते हैं, ताकि अलग अलग सोर्सेज से वो डेटा कलेक्ट करके फिर उसको एनालाइज कर पाए। एनालाइज करने से क्या होगा, वो अपने बिजनेस ग्रोथ में उसको यूज करेगा, है ना, पॉजिटिव तरीके से। तो नीड क्या होगा? पहला नीड क्यों पड़ा इसका? क्योंकि डिसीजन लेने में, राइट डिसीजन लेने में, कि सही हम डिसीजन कंपनी का कैसे ले, तो वो अलग अलग सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगा, अब अगर पॉजिटिव है तब तो सही है, फिर पॉजिटिव कुछ डिसीजन लेगा। अगर निगेटिव इम्पैक्ट है तो फिर वो परफेक्ट डिसीजन लेगा कि हम किस तरीके से इस प्रॉब्लम को दूर करें ताकि मेरा कस्टमर हमारे तरफ अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। तो पहला नीड क्यों पड़ी इसका? डिसीजन लेने में, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे? डिसीजन मेकर नीड इंफॉर्मेशन टू मेक इफेक्टिव डिसीजन। मतलब एमआईएस जो है वो इफेक्टिव डिसीजन लेने में हमको हेल्प करता है। सेकेंड क्या हो जाएगा इसका? बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है उसका हम लोग रिकॉर्ड भी रख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। पर डे टू डे क्या आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है उसके बारे में आप रिकॉर्ड स्टोर करके रख सकते हैं। ये भी काम है एमआईएस का। जो आप डेटाबेस जानते हैं ना, जैसे आप एडमिशन लिए यहाँ पे, तो आपका डेटाबेस एक लिया जाता है ना, एक इंक्वायरी फॉर्म भरा जाता है, उसके बाद फिर आप एडमिशन फॉर्म भरते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, हम लोग आपका डेटा स्टोर करके रखे हुए हैं, है ना, कि पर्टिकुलर एक सेशन में बीसीए में इतना स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है ना। अब आप फ्यूचर में कभी भी आएंगे, अपना नाम बोलेंगे, हम अपने डेटाबेस से चेक कर पाएंगे आपको कि आपका एडमिशन है या नहीं है, समझ गए ना। तो एक दूसरा नीड हो जाएगा इसका किसमें? रिकॉर्ड रखने में, बिजनेस ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखने में। तीसरा क्या हो जाएगा? इनसाइड या आउटसाइड कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने में, ठीक है ना। इनसाइड या आउटसाइड बिजनेस में हम लोग जो भी कम्युनिकेशन करेंगे उसको, उसके लिए ये हेल्पफुल हो जाएगा। इस तीसरे पॉइंट का क्या मतलब हुआ? कम्युनिकेशन किस तरीके से करेंगे आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन और इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हम एक मैसेज फ्लैश कर देते हैं, करते हैं ना, व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आता है कि टुमारो क्लास लिंक ये, इस कल का क्लास लिंक ये है, आप इस पे ज्वाइन करें। ये क्या हम करें? कम्युनिकेशन ही तो कर रहे हैं आपसे, है ना। तो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए, या आप सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह यूज करते होंगे, देखते होंगे कि पर्टिकुलर कोई भी यूनिवर्सिटी है वो निकालता है कि हमारे यहाँ आज ये कल्चरल नाइट हो रहा है, या हमारे यहाँ देखिए अभी इंटरव्यू चल रहा है या ऑनलाइन एग्जाम चल रहा है। वो क्या कर रहा है? आपसे कम्युनिकेट कर रहा है ना। आपको पता चल रहा, अगर आप उसके स्टूडेंट है तो आप जाइए एग्जाम में पार्टिसिपेट कीजिए, है ना। या आप अगर एडमिशन से रिलेटेड है, अगर आप इंटरेस्टेड है एडमिशन लेने में, तो आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल गया, ठीक है। आप फिर जाइए वहाँ पे उसके साइट पे जाइए, या आप ऑन साइट ऑब्जर्वेशन कीजिए, उसके जो भी उसका एग्जैक्ट लोकेशन है वहाँ पे जाके आप एडमिशन लीजिए, जो भी आपका रिलेटेड वर्क है। तो ये तीन पर्पस होता है, तीन नीड होता है एमआईएस को एस्टेब्लिश करने का, ठीक है। पहला नीड क्या हुआ? इफेक्टिव डिसीजन मेकर, है ना, जो करेक्ट डिसीजन है उसको लेने में हेल्प करता है एमआईएस। सेकेंड क्या हुआ? बिजनेस इंफॉर्मेशन, जो ट्रैकिंग है बिजनेस ट्रांजेक्शन, उसका रिकॉर्ड रखने में ये हेल्प करता है। तीसरा नंबर, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने में ये हेल्प करता है। तो ये तीन नीड हुआ, ठीक है। तो आप नेक्स्ट नंबर डालिए, आप नेक्स्ट नंबर डालिए, नीड ऑफ एमआईएस। बोर्ड पे हम लिख रहे हैं, फटाफट नोट कर दीजिए। नीड ऑफ एमआईएस, पहला नंबर लिखिए, मेक इफेक्टिव, या ऐसे लिखिए इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। पहला नंबर लिखिए इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। सेकेंड नंबर आप लिखिए
communication to outside the organization। तीसरा नंबर लिखिए keep track record of business transaction। इसको नोट कीजिए तीनों को, ठीक है। ये तीन पर्पस, तीन नीड होता है MIS के लिए। सर फ्रेश नहीं दिख रहा है बोर्ड पर, लास्ट वाला पॉइंट नहीं दिख पा रहा सर। हम बोल रहे हैं, देखिए ना, पहला नंबर है इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। पहला नंबर लिखिए इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। पहला नंबर है इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, ठीक है। सेकेंड नंबर है कम्युनिकेशन टू आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड पॉइंट है कम्युनिकेशन टू आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन टू आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन टू आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। हो गया। पहला पॉइंट है इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, सेकेंड पॉइंट है कम्युनिकेशन टू आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा पॉइंट है कीप ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। 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 बोर्ड नहीं दिख रहा है क्या? धुंधला दिख रहा है? नहीं सर, मार्कर लाइट हो गया। अच्छा, मार्कर तो यहाँ तो दिख रहा है, मार्कर लाइट नहीं है। ब्राइटनेस लगता है ज्यादा हो गया कैमरा में, इसको कम यस सर, ब्राइटनेस ज्यादा है। हाँ, ब्राइटनेस ज्यादा है। अच्छा, हम कल ठीक कर देंगे, आज भर मैनेज कीजिए, कल कम कर देंगे। फर्स्ट ईयर का भी क्लास ले रहे थे, उसमें भी यही प्रॉब्लम है। लिख लिए तीनों। तीसरा पॉइंट है कीप ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। नीड समझ में आया कि क्यों जरूरत पड़ी MIS की? पहला क्यों जरूरत पड़ी? डिसीजन लेने में, इफेक्टिव डिसीजन लेने में। सेकंड, आउटसाइड वर्ल्ड से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने में, और तीसरा बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखने के लिए। ये तीन हो गए पॉइंट। क्लियर? इतना कोई दिक्कत किसी को बताइए? यहाँ तक दिक्कत है? बताइए मुझे। नो सर। नो सर। चलिए, नेक्स्ट नंबर हो गया आपका, ये तो हो गया नीड ऑफ MIS। तीसरा नंबर है कि MIS के अंदर में कौन कौन सा कंपोनेंट होगा, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक नोट कीजिए, कंपोनेंट ऑफ MIS। नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ MIS। ये तीसरा पॉइंट है। एकदम धुंधला दिख रहा है। एक काम करते हैं, हम वर्ड शेयर कर देते हैं, वर्ड में लिख के, है ना, क्लियर नहीं दिख रहा है। देखो, एक हम पेज शेयर कर रहे हैं, उसे देखो तो तब क्लियर तुमको समझ में आ जाएगा। कुछ शेयर हुआ है? देखो तो। यस सर। क्या दिख रहा है? वर्ड दिख रहा है। वर्ड दिख रहा है, ठीक है। अब चलिए, इसमें हम आपको बताए हैं, इसमें आप लिखिए जो टॉपिक लिखे हैं वो हम लिखे हैं कंपोनेंट ऑफ MIS। तो सबको दिख रहा है ना कि अभी प्रॉब्लम है? दिख रहा है। दिख रहा है। हाँ, चलिए, अब यहाँ से देख के लिख लीजिएगा। हम बोल रहे हैं, अब यहाँ वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, वीडियो पे ध्यान नहीं दीजिएगा। कंपोनेंट ऑफ MIS है, ठीक है। तो MIS में 5 कंपोनेंट का यूज होता है। पहला कंपोनेंट कौन सा होगा MIS का?
MIS का पहला कंपोनेंट क्या होगा? पहला कंपोनेंट क्या होगा MIS का? पीपल होगा, है ना। पहला कंपोनेंट क्या होगा MIS का? पीपल होगा। पीपल मतलब लोग सर। लोग। पीपल मतलब लोग। तो किस तरीके से ये एस्टेब्लिश करेगा, है ना, इसका क्या जरूरत होगा? फीड फीडबैक लेना। फीडबैक मिलेगा सर। वो यूज द इंफॉर्मेशन, ठीक है। पहला कंपोनेंट होगा पीपल। पीपल कौन है? जो उस कंपोनेंट को यूज करेगा, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देगा, जो उसका यूज करेगा, है ना, वो होगा पहला पीपल। सेकंड कंपोनेंट क्या होगा? डेटा। लिखते जाइए आप भी। सेकंड कंपोनेंट क्या होगा? डेटा। डेटा क्या करता है इसमें? डेटा किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा MIS में, बताइए। सर निगेटिव इम्पैक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट वही। डेटा दैट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिकॉर्ड। अच्छा, डेटा समझते हो क्या होता है? डेटा इंफॉर्मेशन मतलब समझते हो कि नहीं? यही नहीं क्लियर होगा तो कहाँ समझोगे डेटा अभी बता इंफॉर्मेशन। रखे थे। जैसे हम बता रहे हैं कि MIS का क्या क्या कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो पहला कंपोनेंट होता है पीपल। जैसे कोई सर्वे करने जाएगा, पहला कोई सर्वे करने जाएगा तो कोई आदमी ही ना जाएगा जी, जाएगा ना, उसी को तो पीपल कह रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन को यूज करेगा। सेकंड नंबर वो क्या कलेक्ट करता है? वो डेटा कलेक्ट करता है। डेटा कलेक्ट करके क्या बनाता है? एक इन्फॉर्मेशन बनाता है, ठीक है। तो डेटा क्या होगा और इन्फॉर्मेशन क्या होगा, बताइए तो, कोई आदमी अगर समझ रहे तो। समझ रहे कि नहीं? डेटा किसी को एक है पता? सिंगल बताइए डाटा ना, हुआ, आता है नहीं। पार्टिकुलर डाटा हुआ, और इंफॉर्मेशन हुआ कलेक्शन ऑफ डाटा, इंफॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ वेरियस डेटा। इंफॉर्मेशन क्या होगा? देखिए, डेटा इज अ रॉ फैक्ट। हम पढ़ाएंगे डेटा DBMS, उसमें हम अच्छे से बता देंगे आपको। डेटा इज अ रॉ फैक्ट और फिगर, है ना। आप समझिए इसका, समझिए क्या होता है ये। जैसे अगर हम आपसे कहेंगे, जैसे कहते हैं हम आपसे राम, क्या है ये? हम आप कहेंगे ना, अगर हम आपको क्लियरली नहीं बताएं कि क्या है ये, तो दो तीन चीज इसके बारे में बता सकते हैं ना। बता सकते हैं कि सर, हो सकता है किसी बुक का नाम होगा, किसी प्लेस का नाम होगा, है ना, या किसी पेट एनिमल का नाम होगा। जब तक हम आपको कुछ इसके बारे में ना बताए, तब तक आप पकड़ पाएंगे कि राम क्या है। जैसे हम अगर आपसे कहते हैं 5, इसका क्या मतलब हुआ? 5 का मतलब 5 हो सकता है कि हम किसी नंबर के लिए बोल रहे होंगे, किसी का रोल नंबर बोल रहे होंगे, है ना। बात समझ रहे हैं ना। जैसे हम कहते हैं, इसमें कोई यूनिट नहीं लगाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि आलू ले आइए 5, इसका क्या मतलब हुआ? ये मीनिंगलेस चीज हो गया ना। अगर हम 5 kg कहेंगे तब वो क्या हो गया? तब एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन हुआ। बात समझ रहे हैं ना। मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर उसको हम लिखना चाहते हैं तो उसको NU के टर्म में लिखते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू इनटू यूनिट लिखते हैं ना। तो डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट या फिगर होता है। जैसे आपका एग्जांपल हो गया राम, जैसे 5 हो गया। जैसे हम कहते हैं पटना, तो क्या है पटना? आप जान रहे हैं तब ना। अगर हम कुछ नहीं बताएं इसके बारे में तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे सर, हो सकता है किसी प्लेस का नाम होगा, हो सकता है किसी पर्सन का नाम होगा, हो सकता है किसी बुक का नाम होगा, हो सकता है किसी पेट का नाम होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप कह सकते हैं, किसी रिवर का नाम होगा। तो जब तक कि हम आपको इसके बारे में कुछ ना बताएं, तब तक क्लियरली पता नहीं चल पाएगा कि एक्चुअल में ये है क्या। तो ये क्या है? डेटा है। हो सकता है कि ये मीनिंगफुल भी हो, या हो सकता है कि वो मीनिंगफुल आपके लिए ना भी हो, ठीक है। अब सेकंड नंबर देखिए, इंफॉर्मेशन। ये सबको नोट कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि बस हम लिख रहे हैं हो गया। सेकंड नंबर देखिए, इसमें बी नंबर है आपका इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस्ड डेटा, ठीक है। ये प्रोसेस्ड डेटा होगा। जैसे आप देखिए एग्जांपल, अगर हम आपसे कहते हैं राम लिव्स इन पटना,
ठीक है, तो एक आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया ना। अब राम पटना में रहता है, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है। अगर हम सिर्फ आपको यहाँ पे बात करेंगे कि ये राम क्या है, तो आप क्या कहेंगे सर डेटा है। हम कहेंगे कि ये क्या है, पटना क्या है, तो आप क्या कहेंगे सर डेटा है ना। अब वो जो लगाए हैं लेब और इन, वो क्या है, ग्रामेटिकली हम इसमें कुछ ऐड ऑन कर देते हैं इसको एक इन्फॉर्मेशन होने के लिए। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट नॉलेज आपको मिल रहा है, राम लिव्स इन पटना, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। पूछेगा कि इन्फॉर्मेशन क्या होता है, तो ये एक प्रोसेस्ड डेटा होता है, मतलब डेटा के ऊपर में कुछ ग्रामेटिकल हम वर्ड ऐड ऑन करके एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बना देते हैं, जिसको हम लोग एक कंप्लीट वर्ड बना देते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो ये डेटा और इन्फॉर्मेशन हुआ। क्लियर है सबको कि नहीं? यस सर। यस सर। अब तीसरा कंपोनेंट आपका होता है, दो कंपोनेंट क्लियर हो गया। पहला कंपोनेंट होता है आपका, पहला कंपोनेंट है MIS का पीपल, दूसरा कंपोनेंट है डेटा। आप लोग नोट भी करते रहिएगा, मेरा बात भी सुनते रहिएगा। पहला कंपोनेंट हो गया MIS का पीपल, पीपल कौन हुआ, जो उस इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा है। दूसरा क्या हुआ, डेटा, डेटा क्या है, डेटा क्या है, डेटा जिससे मिलके मेरा इंफॉर्मेशन एक बना हुआ है। तीसरा नंबर क्या होगा इसका, तीसरा नंबर हो जाएगा बिजनेस प्रोसीजर, बिजनेस बिजनेस प्रोसीजर। बिजनेस प्रोसीजर क्या होगा, बिजनेस प्रोसीजर क्या होगा, बताइए। प्रोसीजर्स, बिजनेस प्रोसीजर क्या होगा, आपसे हम कहेंगे कि कुछ भी सर्वे करके लाइए, तो कुछ एक रूल रेगुलेशन आपको बताएंगे ना कि इस तरीके से आपको सर्वे परफॉर्म करना है। कुछ रूल्स रेगुलेशन होगा कि नहीं होगा, उसी को हम लोग कहते हैं बिजनेस प्रोसीजर। ठीक है, किस तरीके से डेटा को स्टोर करना है, किस तरीके से एनालिसिस करना है, इसको हम लोग बिजनेस प्रोसीजर कहते हैं। क्लियर, तो इसमें लिखेंगे प्रोसीजर्स, procedures put in place, procedures put in place on how to store, analyze, how to store, analyze the data। मतलब किस तरीके से जो डेटा आप कलेक्ट किए हैं उसका किस तरीके से डेटा कलेक्शन होगा, किस तरीके से उसका स्टोरिंग होगा, इसको हम लोग कहते हैं बिजनेस प्रोसीजर। क्लियर, किस तरीके से रिकॉर्ड को हम लोग स्टोर करेंगे या रिकॉर्ड का हम लोग एनालिसिस करेंगे, इसको हम लोग बिजनेस प्रोसीजर कहते हैं। चौथा नंबर क्या होगा, चौथा नंबर होगा इसका हार्डवेयर। चौथा नंबर होगा हार्डवेयर। ठीक है, अब देखिए डेटा कलेक्शन के लिए भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर की यूजेस से भी हम डेटा कलेक्शन कर सकते हैं, या हम लोग मैनुअली भी डेटा कलेक्शन कर सकते हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर की हेल्प से करेंगे तो ये हार्डवेयर भी उसका एक कंपोनेंट हो जाएगा। समझ गए ना, जैसे हार्डवेयर में क्या क्या हो सकता है, दिस इंक्लूड सर्वर, है ना, दिस इंक्लूड सर्वर, आप कह सकते हैं कि सर प्रिंटर, ठीक है, आप कह सकते हैं सर कंप्यूटर एक्सेट्रा, या आप नेटवर्क के लिए नेटवर्क डिवाइसेस भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर। ठीक है, MIS का टोटल 5 कंपोनेंट है। पहला नंबर है पीपल, पीपल क्या होगा, जो उस इंफॉर्मेशन को यूज करेगा। डेटा सेकंड नंबर है, जिसे मिलके इंफॉर्मेशन बना होगा। बिजनेस प्रोसीजर क्या है, जिसके थ्रू हम लोग किसी इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे या एनालाइज करेंगे। ठीक है, चौथा नंबर है हार्डवेयर, जिसका हम लोग यूज करेंगे, जो जो चीज हम यूज करेंगे हार्डवेयर से रिलेटेड, जैसे सर्वर हो गया, प्रिंटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, राउटर हो गया, नेटवर्किंग डिवाइसेस जो भी है वो सब हार्डवेयर में आ जाएगा। सॉफ्टवेयर में क्या आएगा, बताइए सॉफ्टवेयर में, बताइए, नहीं पता।
सर एंटीवायरस these include हैं सर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में आ जाएगा ना? these include spreadsheet, database related प्रोग्राम programs like Oracle, है ना, SQL, है ना, उसके बाद हो जाएगा आपका MS ऑफिस का पैकेज सर। MS MS एक्सेस एक्सेट्रा, ये सारा सॉफ्टवेयर हो जाएगा जिसके ऊपर में हम लोग डेटा का प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो ये 5 कंपोनेंट हो जाएगा। ये पांचों कंपोनेंट क्लियर है? किसी को दिक्कत तो बताइए। MIS में 5 कंपोनेंट होगा। पहले नीड बता दिए, 3 नीड होता है उसका, है ना। उसी तरीके से कंपोनेंट में 5 कंपोनेंट होगा। पहला नंबर पीपल होगा, पीपल जो उस इंफॉर्मेशन को यूज करेगा, उस सर्वे को यूज करेगा है ना। सेकंड नंबर डेटा होगा, जिससे मिलके आपका वो इंफॉर्मेशन बना हुआ होगा है ना। तीसरा नंबर बिजनेस प्रोसीजर, जिस रूल के थ्रू आप डेटा को स्टोर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं या इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर रहे हैं, उसको बिजनेस प्रोसीजर कहते हैं। चौथा नंबर हार्डवेयर, जो आप हार्डवेयर यूज कर रहे हैं उसको उस एनालिसिस में या उसके स्टोरेज में, है ना, या डेटा कलेक्शन में। जैसे आप प्रिंटर यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, एक्सेट्रा सो ऑन। सॉफ्टवेयर जिसका यूज कर रहे हैं आप डेटा प्रोसेसिंग के लिए या डेटा एनालिसिस के लिए, है ना, या डेटा के स्टोरेज के लिए। जैसे हम लोग SQL का यूज करते हैं, है ना, MS एक्सेस का यूज करते हैं, हम लोग MS एक्सेल का यूज करते हैं, एक्सेल में भी डेटा का प्रोसेसिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब आपका आ जाएगा सॉफ्टवेयर में। क्लियर? ये आपका है 5 कंपोनेंट ऑफ MIS। किसी को दिक्कत यहाँ तक बताएं? सर पीपल में वो पीपल लोग आएंगे जो सर्वे करते हैं या फिर जो मतलब सर्वे कर रहे हैं, मीन्स हम लोग? दोनों आ सकते हैं। पीपल में दोनों आ सकते हैं। पीपल में एक डेवलपर भी आ सकते हैं, पीपल में यूजर भी आ सकते हैं। कहने का मतलब जो सर्वे कर रहे हैं वो भी आ सकते हैं, और जो उस सर्वे किया हुआ डेटा को यूज करेंगे वो भी आ सकते हैं, है ना। दोनों ही पीपल हो सकते हैं। हो गया इतना? नोट हो गया सबका कि नहीं? यस सर, हो गया। सबका नोट हो गया? यस सर। ठीक है। अब अगले क्लास में हम 2-3 टॉपिक के बारे में पढ़ाएंगे। उस टॉपिक को आप जल्दी से नोट कर लें। आप लोग पढ़ के रहेंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहला नंबर टॉपिक लिखिए, ये आपका है टॉपिक टू रीड फॉर नेक्स्ट क्लास। ये थ्योरेटिकल है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत बोरिंग लगे, है ना। तो पढ़ लोगे ना तब सब कुछ समझ में आ जाएगा, तब बहुत आसान लगेगा। और नहीं पढ़े हुए रहोगे तो फिर बोरिंग लगेगा ही लगेगा, है ना। पहला नंबर देखिए, जो कल पढ़ाएंगे हम वो है डेटा एंड इंफॉर्मेशन। जो अभी हम थोड़ा बहुत बताए उसके बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड नंबर है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इंफॉर्मेशन। और तीसरा नंबर हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ इंफॉर्मेशन इन MIS। ये 3 टॉपिक आप लोग अपने बुक में सब दिया हुआ है ना। ये 3 टॉपिक आप लोग पढ़ के नेक्स्ट क्लास में रहेंगे, नोट कर लीजिए। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, हो सकता है थोड़ा बहुत बोरिंग लगेगा, लेकिन
घबराने की जरूरत नहीं है ना। अब डे बाय डे पढ़िए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बाद में फिर बहुत सारा इसमें मैथमेटिकल इम्प्लीमेंटेशन वगैरह भी है, फिगर वगैरह बनाना है ना, वो हम आपको डे टू डे सिखाएंगे, तो फिर आपको अच्छा लगने लग जाएगा। नोट हो गया सबका? अगली क्लास में आप पढ़ के रहिएगा। यस सर, ठीक है, यस सर। जितना पढ़ाएं उतना में किसी को दिक्कत तो बताइए। नो सर। नहीं दिक्कत है तो चलिए, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। अभी दूसरा क्लास आप लोग का होगा। थैंक यू।